अध्याय 71। जब तक मैं जियोयान यहाँ हूँ, जियो कबीला अभी भी 8 प्राचीन कुलों का नेता रहेगा। वॉर्ड हेवन पैलेस का आंतरिक हॉल एक शानदार टॉवर इमारत है, जिसका नाम वॉर्ड हेवन टॉवर है, जो एक स्वतंत्र स्थान पर खड़ा है। टावर का आंतरिक भाग एक बड़ी भूल भुलैया की तरह बना है, जिसमें अनगिनत चौराहे हैं, और प्रत्येक चौराहे पर अंदर की ओर जाने वाला एक छोटा दरवाजा है। क्योंकि इसे दैवीय भावना से नहीं खोजा जा सकता, एक बार जब आप गलत दिशा में चले गए, तो आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे भयानक नहीं है। सबसे डरावनी बात तो यह है कि इस मीनार की रखवाली कई प्राचीन कठपुतलियां भी करती हैं। ये प्राचीन कठपुतलियां अंतिम चरण के कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को टक्कर देने के लिए काफी शक्तिशाली हैं, और उनकी विशेष सामग्रियों के कारण यहाँ तक कि नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को भी उन्हें हराने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। हालांकि ज़ीलिंग ने वॉर्ड हेवन पैलेस में आने से पहले कुछ शोध किया था। उसने केवल बाहरी हॉल के बारे में जानकारी का अध्ययन किया था और आंतरिक हॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। किसी भी भूल भुलैया को आसपास के वातावरण की व्यवस्था के माध्यम से दुश्मन को फंसाने के लिए डिजाइन किया गया है। चूंकि यही मामला है, वह अपने परिवेश से मुक्त हो सकता है और सीधे एक रास्ते पर चल सकता है। उसे किसी चक्रव्यूह की परवाह नहीं, वह बस अपने रास्ते पर चलेगा। बिना सोचे समझे झू चे ने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी, सरनी की दीवार पर चला गया, अपनी ताकत इकट्ठा की, और सरनी की दीवार में एक छेद करते हुए मुक्का मारा। इसके बाद झू चे ने उसी विधि का इस्तेमाल किया, दीवारों पर मुक्का मारा और उन्हें अवरुद्ध कर दिया, जिससे ज़ीलिंग सबसे सीधे और दबंग तरीके से टॉवर में और भी अंदर चला गया। झू चेन को पता था कि उसे सही जगह मिल गई है, इसलिए वह तुरंत ज़ीलिंग को वहां ले गया। जैसे ही उन्होंने एरे प्लेट पर कदम रखा, उनके पैरों के नीचे की एरे प्लेट अचानक कांपने लगी और फिर लिफ्ट की तरह तेजी से गुंबद की ओर बढ़ने लगी। उनकी चढ़ाई के दौरान प्राचीन गोले लगातार दिखाई देंगे और पास के आलिन फर्श से उन पर हमला करेंगे। कठोर पदार्थों से बनी कठपुतलियां किससे सबसे अधिक डरती हैं? यह एक ऐसी मुट्ठी का सामना करना है जो उनसे भी अधिक कठिन है। झू चेन के पास और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी मुट्ठियां निश्चित रूप से उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के उसके दबंग तरीकों ने वास्तव में ज़ीलिंग को भयभीत कर दिया, जो उसके पीछे चल रहा था। हालांकि ज़ीलिंग का साधना स्तर ऊंचा नहीं था, मियाओइन संप्रदाय के संप्रदाय नेता के रूप में, फिर भी उसकी पैनी नजर थी। भले ही वे नवजात आत्मा साधक इसे तोड़ना चाहें, ये बिल्कुल असंभव होगा। यही बात उन प्राचीन मानव सदृश कठपुतलियों पर भी लागू होती है। स्तर को साफ करने का तरीका उस व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि से पूरी तरह से अलग था जिसने सरनी स्थापित की थी, और वे लगभग पूरे आंतरिक हॉल टॉवर को तोड़ चुके थे। ये गठन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहा है, वे स्पष्ट रूप से संरचना को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही ज़ीलिंग इन चीजों के बारे में सोच रहा था, उनके पैरों के नीचे की एरे प्लेट अचानक रुक गई। ज्यादा कुछ कहे बिना झू चे ने निर्णायक रूप से एरे प्लेट से छलांग लगा दी और ज़ीलिंग के साथ आगे बढ़ना जारी रखा, दीवारों को तोड़ दिया और उनके रास्ते में कठपुतलियों पर बमबारी की। अगर वे उसे रोक नहीं सकते तो देवताओं और बुद्धों को मारने की आभा प्रदर्शित कर रहे थे। इस अजेय बल के तहत झू चेन की अजेय पथ की समझ भी बिना उसे समझे और अधिक गहरी हो गई। अजेय मुट्ठी इरादा। झू चेन ने भूल भुलैया जैसी टावर इमारत के माध्यम से अपना रास्ता संघर्ष किया, और लगभग 1 घंटे के बाद वह आखिरकार निकल गया और वॉर्ड हेवन पैलेस के केंद्रीय मंच पर पहुंच गया। वह यहाँ केवल एक चीज पुनः प्राप्त करने के लिए आया था, नीला बर्फ की ज्वाला। यहाँ अजूर बर्फ की ज्वाला हजारों वर्षों से जल रही है, और यह संभवतः एक प्रकार की अजीब आग बन गई है। यदि वह इसे अवशोषित और परिष्कृत कर सकता है, तो वह जलाने की तकनीक के अपने साधना स्तर को उच्च स्तर तक आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि परफेक्ट वर्ल्ड में बर्निंग तकनीक को एक शक्तिशाली साधना पद्धति नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी एक अनूठी विशेषता है, यह असीमित रूप से विकसित हो सकती है। मुख्य कारण यह है कि झू चेन की वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक और ट्रू फीनिक्स ट्रेजर तकनीक, जिसकी वह खेती शुरू करने वाले हैं, दोनों अग्नि गुण वाली दिव्य क्षमताएं हैं, जो इस बर्निंग तकनीक की पूरक हैं। जलाने की तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी अग्नि विशेषता खजाना तकनीकें उतनी ही अधिक शक्तिशाली होंगी। वरिष्ठ, क्या आप ही इस शून्य स्वर्ग कड़ाही के लिए आए थे? ज़ीलिंग ने पीछा किया, लेकिन उसने पहले केवल नीचे देखा, तुरंत पीछे हटना। ये चीज बहुत उपयोगी नहीं है। मुझे नीचे सूखी नीली बर्फ की लपटें चाहिए। झू चेन ने गहरी खाई की ओर इशारा किया, फिर ज़ीलिंग की ओर मुड़ा और कहा, मेरे लिए यहीं रुको, मैं अभी वापस आऊंगा।
इतना कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रसातल में छलांग लगा दी। वर्मिलियन पक्षी का पवित्र शरीर सभी आग के प्रति अभेद्य है। नीला बर्फ की लपटों से भरी खाई में कूदने के बाद झू चेन ने तुरंत बनिंग तकनीक को सक्रिय कर दिया और तेजी से नीला बर्फ की लपटों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बर्फ और अग्निपथ के बाहर अमर आत्मा भूमि के अंदर। कटाई की अवधि के बाद जियोयान और उसके साथियों को अंततः काफी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और औषधीय खजाने प्राप्त हुए। जियोयान, हा टिल्ड, वॉर्ड हेवन पैलेस की यह यात्रा वास्तव में अद्भुत थी। भाई हान ली, यदि आपके पास फिर कभी इस तरह का कोई संसाधन संपन्न काल कोठरी हो तो आपको हमें अवश्य कॉल करना चाहिए। हम व्यवहारिक रूप से परिवार हैं। जियोयान बहुत खुश था। पुराने मेडिसिन मास्टर की मदद से उन्हें यहाँ काफी अच्छी चीजें मिली। उसने मन बना लिया है कि एक बार जब वह इस बार वापस आएगा तो वह तुरंत एल्डियाओ से गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहेगा और कनान अकादमी में जाने से पहले अपनी खेती को डुवांग स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करेगा। आदर्श रूप से किसी को डुहुआंग युद्ध सम्राट बनना चाहिए, फिर वह जुनर के सामने दिखावा कर सकता है। इसकी तुलना में मात्र प्राचीन जनजातियां क्या हैं? इस चैट समूह की मदद से उनकी साधना गति निश्चित रूप से उन प्राचीन परिवारों की युवा प्रतिभाओं से कमतर नहीं होगी। वह चाहता है कि सभी को पता चले, जब तक जियोयान आसपास है, जियो कबीले का कभी पतन नहीं होगा। इसके अलावा निकट भविष्य में उनका जियो कबीला अभी भी 8 प्राचीन कुलों का नेता होगा। अध्याय 72। मुझे सचमुच उम्मीद है कि इस तरह के और भी समूह सदस्य होंगे। हान ली, वॉर्ड हेवन पैलेस के खुलने का समय सीमित है। चूंकि यहाँ हर किसी ने पहले ही कुछ न कुछ हासिल कर लिया है, आइए अगले स्तर बर्फ और अग्निपथ पर जल्दी से जाएं। उपन्यास के सुरागों के आधार पर हान ली ने पहले ही 9 बेन स्पिरिट जिनसेंग पर कब्जा कर लिया था। यहाँ आने का उनका उद्देश्य इस वस्तु पर कब्जा करना था और अब जब उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से उनका अब यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। जियोयान, ठीक है, चलो बर्फ और अग्निपथ के प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। भाई झू, भाई लिंडोंग, अब आप दोनों को यहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ की अधिकांश मूल्यवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मुझे पहले ही मिल चुकी हैं। लेकिन चिंता न करें, अगली बार मेरे शिक्षक द्वारा गोलियों का शोधन पूरा करने के बाद मैं उनमें से कुछ आपके साथ साझा करूंगा। हम भाई हैं और हम साथ मिलकर सौभाग्य साझा करेंगे। हान ली, साथ ही दाववादी जियो बहुत उदार है, मैं आपको पहले से धन्यवाद देता हूँ। जियोयान, धन्यवाद मेरे गधे। हम सभी भाई हैं, क्या मुझे यही नहीं करना चाहिए? वैसे उन भंडारण बैगों में से मेरे हिस्से को मत भूलना जो आपको पहले मिले थे। हान ली, ये स्वाभाविक है। वॉर्ड हेवन पैलेस छोड़ने के बाद मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे 5 भागों में बांटूंगा, हम में से प्रत्येक के लिए एक। उसके बारे में क्या ख्याल है? जियोयान, हाँ, ये बहुत अच्छा है। वह वास्तव में मेरे अच्छे भाई के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखता है। जियोयान को लगा कि उसके वर्तमान समूह के सदस्य अविश्वसनीय रूप से मददगार थे। या तो वे लड़ने में अविश्वसनीय रूप से अच्छे हैं, अपने समूह के सदस्यों के सामने आने वाले किसी भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी को आसानी से नष्ट करने में सक्षम हैं। उन्हें वाकई उम्मीद है कि समूह में ऐसे और भी सदस्य होंगे। लिंडोंग, जिन्होंने अभी अभी एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी चुनना समाप्त किया था, ने भी एक टिप्पणी भेजी। जियोयान, हाँ, हम बर्फ और अग्निपथ के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। हम सभी एक साथ परीक्षणों से गुजरेंगे ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। वैसे भाई झू कहाँ हैं? उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? एट झू चेन, लिंडोंग, भाई झू ने पिछली बार आपसे बड़ी संख्या में बॉडी रिफाइनिंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए कहा था, है ना? मुझे लगता है कि वह शायद यहाँ आपके लिए और अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढना चाहता था। यही कारण है कि उसके पास समूह संदेशों की जांच करने का समय नहीं था। हान ली, मैं इसे फिर से कहूंगा, वॉर्ड हेवन पैलेस के खुलने का समय सीमित है। चूंकि हम अभी फेलो डाओइस्ट झू से संपर्क नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। यदि हमें आंतरिक महल में साथी दाववादी झू के लिए कुछ भी उपयोगी मिलता है तो हम उसे उसके लिए रख सकते हैं। एक पल की चुप्पी के बाद हानली ने एक बहुत ही प्रासंगिक सुझाव दिया। जियोयान और लिंडोंग दोनों ने सोचा कि उनका विचार अच्छा था, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे अभ्यास में डाल दिया। जियोयान और अन्य दो एक के बाद एक बर्फ और अग्निपथ के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। के बीच चयन का सामना करना पड़ा, बर्फ पथ और लावा पथ। जियोयान ने संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से बाद वाले को चुना।
हालांकि लिन डोंग के पास अलग तरह की आग नहीं थी, लेकिन उसने झू चेन की वर्मिलियन बट ट्रेजर तकनीक विकसित की थी, जिससे उसे उच्च तापमान वाली आग के प्रति कुछ प्रतिरोध मिला। इसलिए उन्होंने लावा पथ चुनने में संकोच नहीं किया। कहने की जरूरत नहीं है कि हान ली के पास आयरन फायर चींटियां हैं जिनकी उसे उस लावा पथ में आवश्यकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से इस मार्ग को अपनाएगा। ये देखकर कि लिन डोंग और जियो यान ने भी लावा पथ लेने का फैसला किया, हान ली ने तुरंत अपने भंडारण बैग से कुछ अग्निरोधी जादुई कलाकृतियां निकाली। इन सभी जादुई कलाकृतियों को उन कृषकों के भंडारण बैगों से अलग कर दिया गया था जो यहाँ आ रहे थे। उनमें से लगभग 1 दर्जन थे, जिनमें से फायर रिपेलिंग रॉब, आइस बीड और स्पिरिट गेंडा पेंडेंट ने सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान की और लावा पथ से गुजरने के लिए उनके लिए पर्याप्त थे। जब हान ली उन्हें अग्निरोधक कलाकृतियां वितरित कर रहे थे, तो उन्होंने लावा पथ को बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि हवा में भी अग्नि विष होता है। इसलिए उसने 2 अग्निरोधी कलाकृतियां भी ले लीं। अप्रत्याशित रूप से ये लावा पथ महज एक ज्वालामुखीय चट्टान क्षेत्र बनकर रह गया। अजीब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हान ली भी इस समय पूरी तरह से भ्रमित थे। हान ली ने खुद से बड़बड़ाया, फिर तुरंत आगे उड़ने के लिए अपनी भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। तभी हान ली को अचानक कुछ महसूस हुआ। वह रुका और बिना किसी हिचकिचाहट के सोना निगलने वाले कीड़ों के झुंड को बुला लिया। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने वाले थे, हान ली ने उन्हें रोक दिया। आप दोनों को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सोना खाने वाले कीड़े विशेष रूप से इन लौह अग्नि चींटियों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सोना खाने वाले कीड़ों को उनसे निपटने दो। इतना कहने के बाद उसने कीड़ों के झुंड को आगे अग्नि चींटियों के समूह पर हमला करने का आदेश दिया। सोना खाने वाले कीड़ों के रास्ता साफ होने के साथ हान ली और उसके साथी तेजी से लावा सुरंग की गहराई में आगे बढ़ने लगे। ऐसा लगता है कि यहाँ अग्नि चींटियों की बस्ती अभी अभी जागृत हुई है। लावा मार्ग के भीतर आग की लपटों के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर विचार करते हुए हान ली के दिमाग में तुरंत एक परिचित आकृति आई। हान ली, एट चेन, साथ ही दाओवादी झू, क्या आप पहले ही लावा पथ पार कर चुके हैं? हान ली ने अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए तुरंत समूह चैट में झू चेन को टैग किया। हालांकि जब जियो यान और लिन डोंग ने उसके द्वारा भेजा गया संदेश देखा तो वे दंग रह गए। क्या झू चेन अभी भी पीछे से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फल नहीं चुन रहा था? वे अचानक उनसे आगे कैसे निकल गए? जियो यान ने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी चैट ग्रुप में एक और टिप्पणी दिखाई दी। झू चेन, हाँ, मैं पहले से ही वॉर्ड हेवन कॉल्ड्रॉन में हूँ। लावा पथ से अंदर आने के बाद आप या तो जादुई कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए ट्रेजर पवेलियन जा सकते हैं, या आप सीधे आंतरिक हॉल में आ सकते हैं। मैंने आपके लिए भीतरी हॉल का रास्ता साफ कर दिया है। अरे बकवास, भाई झू वास्तव में भीतरी हॉल तक गए थे। वह कौन था जिसने कहा कि वह अभी भी पीछे से स्प्रिट जड़ी बूटियां चुन रहा था? जब जियो यान ने ये टिप्पणी देखी तो वह दंग रह गया। उसने सोचा कि झू चेन अभी भी उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पहले ही भीतरी हॉल में भाग चुका है। जब दोनों बात कर रहे थे, झू चेन ने एक और संदेश भेजा। झू चेन, वैसे जियो यान, वॉर्ड हेवन कॉल्ड्रॉन के पास एज्योर आइस फ्लेम ने पहले ही आग का बीज पैदा कर लिया है, जो बर्निंग तकनीक को अपग्रेड कर सकता है। आप इसे आत्मसात करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये काफी कठिन है। बेहतर होगा कि आप याओ लाओ से मदद मांगें। अध्याय 73 युआन याओ का स्नान, एक विदाई उपहार। झू चेन की टिप्पणी देखकर जियो यान जोर से हंस पड़ा। वास्तव में इस शून्य स्वर्ग महल के अंदर एक अग्नि बीज है जो जलने की तकनीक को उन्नत कर सकता है। लानत है, यह उदाहरण निश्चित रूप से उसके लिए डिजाइन किया गया था। जियो यान, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद भाई झू। मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। समूह चैट में झू चेन के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद जियो यान तुरंत आंतरिक हॉल की ओर भागा। लिन डोंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। हान ली को अभी भी अपने स्वयं के सोना खाने वाले कीड़ों को पालने की जरूरत थी और वह तुरंत नहीं जा सकता था, लेकिन उसने अपनी गति तेज कर दी, जिससे सोना खाने वाले कीड़ों का झुंड लौह अग्नि चींटियों को और भी अधिक परिश्रम से खा गया। ये स्वर्ग सुधार करने वाली गोली एक साधक की आध्यात्मिक जड़ों को सुधार सकती है, लेकिन उसके साधना पथ के लिए ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह उसके लिए बेकार है। जहां तक शून्य के अंदर की अन्य चीजों की बात है, स्वर्ग कड़ाही, उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। शून्य स्वर्ग कड़ाही एक स्वर्ग तक पहुंचने वाला आध्यात्मिक खजाना प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक कुंजी है। शी हाओ ने अपने बाद के वर्षों में सभी युगों पर हावी होने के लिए एक परम दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया।
वह संभवतः इसे छूने के लिए इस तरह की किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? ये बहुत निम्न श्रेणी का होगा। मैं वापस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आपकी आगे की क्या योजना है? इस मामले के सुलझने के बाद आखिरकार झूचेन के लिए जीलिंग से अलग होने का समय आ गया। सच कहूं तो वह वास्तव में इससे अलग होने के लिए अनिच्छुक था। जीलिंग अच्छा व्यवहार करने वाला और समझदार था। हालांकि रास्ते में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पीछे से उसकी मदद की और झूचेन ने ये सब देखा। वह इस दुनिया से नहीं है और यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। वह एक चैट समूह के माध्यम से इस स्थान पर पहुंचा, जो अस्थायी रूप से स्वर्गीय दाव के अवलोकन को धोखा दे सकता था। लेकिन अगर वह लंबे समय तक वहां रहता, तो निश्चित रूप से खोजे जाने का खतरा होता। मैं वंडरफुल साउंड संप्रदाय में लौटने की तैयारी कर रहा हूँ। जीलिंग बोलने से पहले एक पल के लिए झिझके। उसने मान लिया कि झूचेन वापस आत्मा क्षेत्र में जा रहा है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वॉर्ड हेवन पैलेस में झूचेन की सुरक्षा प्राप्त करने और आंतरिक हॉल से हेवन मेंडिंग पिल प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही भाग्य का एक बड़ा झटका है। उसने किसी और चीज की आशा करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ और दे दूं। झूचेन जीलिंग को एक परित्यक्त टेलीपोर्टेशन सरनी तक ले गया, फिर अपना हाथ उठाया और उसमें जादुई शक्ति की एक धारा प्रवाहित की। उनके पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन एरे ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। झूचेन और जीलिंग को फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध एक पत्थर के कक्ष में टेलीपोर्ट किया गया। ये पत्थर का कक्ष बड़ा नहीं है, लेकिन इसका लेआउट काफी सरल है। पूरा पत्थर कक्ष 10 विशिष्ट आकार के जेड स्तंभों द्वारा समर्थित है, और दीवारों पर फीनिक्स और ड्रैगन पैटर्न की नक्काशी की गई है, जो बेहद उत्तम लगती है। हालांकि झूचेन का ध्यान इस समय इन चीजों पर नहीं था, बल्कि पत्थर कक्ष के केंद्र में स्पिरिट पूल की ओर आकर्षित था। झूचेन ने नहा रही महिला को एक नजर में ही पहचान लिया। हालांकि कुछ चीजें थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। वहां नैसेन सोल चरण के राक्षसों का एक समूह बाहर की रखवाली कर रहा था, इसलिए ये समझ में आता है कि जीलिंग अंदर जाने में सक्षम था। तो क्या वे सभी नवजात आत्मा मंच के राक्षस सिर्फ बेवकूफ हैं? लोगों का एक समूह गेट की रखवाली कर रहा था, लेकिन वे कई कोर फॉर्मेशन किसानों को अंदर जाने में कामयाब रहे। जब झूचेन और जीलिंग पत्थर के कक्ष में पहुंचे, तो स्नान कर रहे युआन याओ ने तुरंत टेलीपोर्टेशन सरनी में हंगामा देखा। जब उसने देखा कि दो लोग अचानक उसके सामने आए और उसे घूर कर देख रहे थे, तो उसके मुंह से चीख निकल गई। हालांकि जब उसने झूचेन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो उसका छोटा चेहरा, जो झरने के पानी से गीला हो गया था, ने तुरंत अत्यधिक भय की अभिव्यक्ति दिखाई। अरे नहीं, यह मानव रूप में एक शक्तिशाली दानव है जिसकी ताकत एक नवजात आत्मा कृषक के बराबर है। मैं यहाँ इस आदमी से कैसे टकराया? युआन याओ का शरीर तनावग्रस्त था, उसका दिमाग खाली था। क्या वह अराजक सितारा सागर में असंख्य ध्वनि संप्रदाय का संप्रदाय नेता नहीं है? आखिरकार वह इस वरिष्ठ सहकर्मी का अनुसरण कैसे करने लगी? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सीनियर भी लंपट हो? उस विचार को मन में रखते हुए युआन याओ ने तुरंत अपने लिए एक रास्ता खोज लिया। वह जल्दी से आध्यात्मिक झरने से उठ खड़ी हुई, फिर सीधे झूचेन की ओर देखा और अपनी मुट्ठी बांधकर गहराई से झुक गई। वरिष्ठ, जब तक आप मुझे नहीं मारते, मैं आपकी गुलाम बनकर हमेशा आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। उसे अपनी वरिष्ठ बहन को भी पुनर्जीवित करना पड़ा। वो यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकती। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे आप बिना भुगतान किए देख सकते हैं? जीलिंग बिना कुछ कहे चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। खेती की दुनिया में ताकत सर्वोपरि है, और एक शक्तिशाली कृषक के लिए कई रखेले या खेती भागीदार होना काफी आम बात है। वह उस तरह की विनम्र मानसिकता विकसित नहीं कर पाएगी क्योंकि झूचेन के आसपास कुछ और महिलाएं हैं। हालांकि उसे इस वक्त वाकई बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन यह एक ऐसा नियम है जिसे खेती की दुनिया में अनगिनत सहस्राब्दियों से कायम रखा गया है, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह अकेले बदल सकती है। जीलिंग, क्या आप एक नौकरानी चाहेंगे? वह क्या बनेगा? हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह जल्दी से झूचेन की ओर मुड़ी और बोली, वरिष्ठ, ये साथी दाववादी नहीं है, सामान्य व्यक्ति शून्य स्वर्ग महल के भीतरी हॉल में आया है। जीलिंग के पास नौकरों की कोई कमी नहीं है। यदि यह साथी दाववादी इच्छुक है, तो जीलिंग उसे बहन के रूप में संबोधित करने को तैयार है। मियाओ इन संप्रदाय की महिला साधक लोगों के भाव और मनोदशा को पढ़ने में सबसे अधिक कुशल हैं। जब उसने युआन याओ को देखा तो झूचेन की अभिव्यक्ति में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा था।
दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से इस आश्चर्यजनक सुंदर साथी दाऊवादी को अपने सामने अपने हरम में शामिल करना चाहता था। अपने आप से यह पूछना कि क्या उसे और नौकरों की जरूरत है, शायद सिर्फ एक बहाना था। कम से कम ये तथ्य कि दूसरा व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न पूछने को तैयार था, ये दर्शाता है कि वे भी मेरी राय की परवाह करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। युआन याओ ने इस समय मना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बहनें या रखैले या यौन दासियां, जब तक मैं जीवित रह सकती हूँ, बस यही मायने रखता है। अध्याय 74, संपूर्ण परिवार का विनाश। ये देखते हुए कि युआन याओ इतनी समझदार थी, झू चेन ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। मूल रूप से उनका इरादा सारा प्राचीन आध्यात्मिक दूध यहाँ ले जाने का था। लेकिन अभी तो उसने आधा ही लिया है। दूसरे आधे हिस्से को दूसरे पक्ष के समर्पण का पुरस्कार माना जा सकता है। जहाँ तक आत्मा पौष्टिक लकड़ी की बात है, यह युआन याओ के लिए अपनी वरिष्ठ बहन यानली को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण था। झू चेन को ये पता था, इसलिए उसने ये सब नहीं लिया, बल्कि ऊपर से केवल जड़ों के कुछ हिस्से ही लिए। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी शेष आत्मा को पोषित करने के लिए मुख्य लकड़ी के शरीर पर निर्भर करती है। जड़ों की अनुपस्थिति से इसके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनाम के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। युआन याओ ये देखकर बहुत खुश हुई कि झू चेन ने उसे इस जगह के कीमती संसाधनों का आधा हिस्सा दिया। झू चेन द्वारा आत्मा पौष्टिक लकड़ी लेने के बाद आंतरिक हॉल की दूसरी मंजिल पर प्राचीन प्रतिबंध भी उसी समय शुरू हो गए थे। हालांकि जब झू चेन अराजक सितारा सागर में लौटा, तो केवल युआन याओ ही उसके पास बचा था। वरिष्ठ कृषक जिन्हें वॉर्ड हेवन पैलेस से खजाना प्राप्त करने के बाद टेलीपोर्ट किया जाता है, वे बेतरतीब ढंग से 1000 मील के भीतर विभिन्न स्थानों पर दिखाई देंगे। साथ ही दाऊवादी जिलिंग को कहीं और टेलीपोर्ट किया जाना चाहिए था। झू चेन ने युआन याओ की ओर देखा और अधिक स्वर में कहा। ये सुनकर युआन याओ स्पष्ट रूप से अचंभित हो गया। वरिष्ठ, आपका इससे क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आता। झू चेन ने शांति से कहा, क्या आपको क्विंग्यांग संप्रदाय के प्रति कोई शिकायत नहीं है? अब जब आप मेरे आदमियों में से एक हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके लिए खड़ा होऊंगा। आपका क्या मतलब है? आह, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, रास्ता दिखाओ। झू चेन ने युआन याओ द्वारा बताई गई दिशा में देखा, फिर उसके पंख अचानक फड़फड़ाए, और जैसे ही उसने युआन याओ को गले लगाया, उसका शरीर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया। वॉर्ड हेवन पैलेस समुद्री क्षेत्र से क्विंग्यांग गेट तक की दूरी कम नहीं है। यहाँ तक कि एक सामान्य कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को भी पूरी गति से उड़ान भरने में लगभग आधा महीना लगेगा। हालांकि झू चेन वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर आर्ट की फ्लोइंग लाइट तकनीक पर भरोसा करते हुए इस समय को घटाकर 2.5 दिन करने में कामयाब रहे। क्विंग्यांग संप्रदाय के पास एक मध्य चरण नेसेंट सोल कल्टीवेटर प्रभारी है, और इसकी स्थिति अराजक सितारा सागर में काफी प्रसिद्ध है। हालांकि झू चेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दुनिया के अंत के समान अनगिनत गुफा द्वार एक पल में ढह गए। फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ ये सुपर फॉर्मेशन, जो देर से आने वाले नेसेंट सोल कल्टीवेटर को भी झेलने में सक्षम था, स्पिरिट क्रिस्टल के अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। झू चेन ने जो वर्मिलियन पक्षी प्रकट किया था वह भी बिखर गया। लेकिन वे बिखरे हुए आग के पंख अगले ही सेकंड में उल्कापिंडों के समान अनगिनत आग के गोले में बदल गए और तुरंत पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया जहाँ की ज्ञान संप्रदाय स्थित था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन यहाँ आता है और मेरे पर्वतीय द्वार को नष्ट करने का साहस करता है? क्या आप सब नहीं जानते कि यह रिवर स्टार अलायंस का क्षेत्र है? क्विंग्यांग संप्रदाय के संरक्षक एकांत से उभरे हैं। उन्होंने हमलावर दुश्मन को रोकने और मारने का प्रयास करते हुए अपने कई कोर फॉर्मेशन शिष्यों को पहाड़ी गेट से बाहर ले गए। सभी आग के गोले जबरदस्त ताकत के साथ क्विंग्यांग गेट पर्वत पर गिर रहे थे। आग की बारिश जहां जहां से गुजरी, सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। क्विंग्यांग संप्रदाय के पुराने संरक्षक ने आग की बारिश को रोकने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वर्मिलियन बर्ड डिवाइन द्वारा उन्हें भी जलाकर राख कर दिया गया। आग कहने की जरूरत नहीं है कि कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और भी अधिक हैं। युआन याओ उस समय स्तब्ध रह गई जब उसने पूरे क्विंग्यांग संप्रदाय को भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। इसके अलावा स्टार पैलेस एल्डर पिछली बार केवल प्रारंभिक नेसेंट सोल चरण में था। कुलपति जो वर्तमान में क्विंग्यांग संप्रदाय के प्रभारी हैं, नवजात आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। साथ ही दाऊवादी युआन याओ, कृपया इन चीजों को मियाओ इन संप्रदाय में ले जाएं और जिलिंग को दे दें।
झू चेन ने अपना हाथ हिलाया कि ज्ञान संप्रदाय के सभी खेती संसाधनों को कई भंडारण बैगों में इकट्ठा किया और फिर उन्हें युआन याओ को सौंप दिया। अराजक स्टार सागर में सेनाएं जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं। सामने स्टार पैलेस और पीछे रिवर स्टार एलायंस है। ये संभावना नहीं है कि ज़ीलिंग अकेले पूरे असंख्य ध्वनि संप्रदाय का समर्थन कर सकता है। झू चेन यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता था, इसलिए वह जाने से पहले ज़ीलिंग को केवल कुछ संसाधन ही दे सका। जहाँ तक युआन याओ का सवाल है, वह बहुत वफादार और स्नेही महिला हैं, और खेती के लिए उनकी प्रतिभा भी काफी अच्छी है। ज़ीलिंग की सहायता से झू चेन अधिक सहज महसूस कर सकती है। एक कारण संसाधनों को लूटना और उन्हें ज़ीलिंग को देना था। अन्यथा, अगर क्विंग्यांग संप्रदाय के सदस्यों को पता होता कि युआन याओ मियाओ इन संप्रदाय में है, तो वे निश्चित रूप से ज़ीलिंग को नुकसान पहुंचाएंगे। वरिष्ठ, क्या आप वंडरफुल साउंड संप्रदाय में लौटने की योजना नहीं बना रहे हैं? भंडारण बैग स्वीकार करने के बाद युआन याओ थोड़ा रुका। उसे झू चेन के शब्दों से एहसास हुआ कि वह जाने का इरादा रखता है। झू चेन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे अब वापस जाना होगा, अन्यथा। बूम! इससे पहले कि शब्द समाप्त होते, बैंगनी बिजली का एक झटका अचानक आकाश से टकराया और नग्न आंखों के लिए अदृश्य गति से नीचे गिर गया। झू चेन ने युआन याओ को दूर धकेल दिया और उसी समय सफेद बिजली का एक झटका निकालने के लिए अपना हाथ उठाया, जो आसमान से गिरी बैंगनी बिजली से टकरा गई। उनका सफेद बिजली का बोल्ट सुवानी ट्रेजर तकनीक से लिया गया था और इसमें क्लेशकारी बिजली की शक्ति का एक अंश भी था। हालांकि यह इस बैंगनी क्लेशपूर्ण बिजली से तुरंत चकनाचूर हो गया। हालांकि सफेद बिजली का अवरोधन भी बैंगनी बिजली की नीचे की ओर की गति को आंशिक रूप से संतुलित करता है। झू चेन ने वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक को उजागर करने का अवसर जब्त कर लिया, जिसने इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। झू चेन ने पहले ही लौटने की योजना बना ली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय इस दुनिया की स्वर्गीय दाव चेतना उस पर हमला करेगी। इससे उनके मन में क्रोध की लहर दौड़ गई। अध्याय 75 स्वर्गीय दाव के विरुद्ध युद्ध, जिसके पूर्वजों की शक्ति एक अमर राजा को भी हिला सकती है। स्वर्गीय दाव को महसूस करने के इन दो उदाहरणों के बाद झू चेन को अब समझ में आया कि इस दुनिया की स्वर्गीय दाव चेतना ने उस पर ध्यान क्यों दिया था। बात बस इतनी है कि वह इस दुनिया का नहीं है, लेकिन वह दुनिया के कई कारणों और प्रभावों में शामिल है। यहाँ उसके पास जितने अधिक कर्म संबंधी उलझाव होंगे, स्वर्गीय दाव द्वारा मिटाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जिस बैंगनी रंग की बिजली ने अभी अभी उस पर प्रहार किया, वह एक चेतावनी थी। झू चेन जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह इस क्षेत्र के स्वर्गीय दाव के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि हर किसी का स्वभाव होता है। चूंकि इस दुनिया के स्वर्गीय दाव ने पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। युआन याओ ने झू चेन की जलती हुई निगाह को देखा और तुरंत कुछ महसूस किया। उसका नाजुक चेहरा एक पल के लिए अनायास ही कठोर हो गया। साथ ही दाववादी युआन याओ, आपने वॉर्ड हेवन पैलेस में कहा था कि आप मेरे सेवक होंगे और हमेशा मेरी सेवा करेंगे। क्या आप अब भी उस पर विश्वास करते हैं? झू चेन को ये प्रश्न पूछते देखकर वह जानती थी कि इस बार उसे बलिदान देना होगा, इसलिए उसने तुरंत झू चेन को सम्मानपूर्वक झुकाया और कहा, वरिष्ठ ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जब तक आप युआन याओ का तिरस्कार नहीं करते, आप चाहें तो यह मात्र दिखावा कर सकते हैं। हालांकि युआन याओ का एक अनुरोध है, और मैं आपसे इसे स्वीकार करने के लिए कहता हूँ। उसने झू चेन को दृढ़ दृष्टि से देखा और अपने हाथों को फिर से मुट्ठी में पकड़कर कहा, मैं आपसे युआन याओ के शरीर से आत्मा पोषक लकड़ी लेने की विनती करती हूँ, जब आप उसकी भरपाई कर लें। अगली बार अगर कोई अवसर हो, तो मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी वरिष्ठ बहन को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई करें। मैं बिना किसी पृष्ठभूमि वाला एक मामूली कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर हूँ। मुझ में क्या योग्यता है? यदि आप अनिच्छुक हैं, तो इसे भूल जाए। याद रखें कि मैंने आपसे पहले क्या कहा था। वापस जाओ और ज़िलिंग की उचित सहायता करो। हालांकि दूसरे पक्ष के पास कई कर्म हैं कनेक्शन, वह कियान जुंजी नहीं है और कभी भी दूसरों को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। सीनियर ने पहले मुझे आत्मा पौष्टिक लकड़ी दी थी, जिससे मुझे अपनी वरिष्ठ बहन को पुनर्जीवित करने की आशा मिली थी। इस बार आपने बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए सैकड़ों हजारों मील की यात्रा की। मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। जब तक आप मेरे निम्न साधना स्तर पर ध्यान नहीं देते, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं और अपने दाव दिल से शपथ लेता हूं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और जीवन और मृत्यु के माध्यम से आपका पीछा करूंगा। इस समय युआन याओ ने अपना मन बना लिया था।
ये शब्द कहने के बाद उसने झूचेन के सामने बिना किसी हिचकिचाहट की प्रतिज्ञा की। एक बार जब यह अभिशाप अंकित हो जाता है, तो यदि इसे डालने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो इसे डालने वाले को भी फंसा दिया जाएगा, जिससे यह एक प्रकार का वैकल्पिक आत्मा और रक्त बलिदान बन जाएगा। झू चेन ने कभी नहीं सोचा था कि यह महिला उसके प्रति इतनी निर्दयी होगी। उसने युआन याओ की ओर देखा। उसकी टकटकी दृढ़ थी और पूछा, आपने इसे अभी भी देखा? मुझे इस दुनिया के स्वर्गीय दाव ने निशाना बनाया है और मुझे किसी भी क्षण गिरने का खतरा है। यदि आप गिरते हैं, वरिष्ठ युआन याओ भी जीवित नहीं रहेगा। इससे पहले कि युआन याओ अपनी बात खत्म कर सके, झू चेन ने उसे चुंबन से चुप करा दिया। झू चेन को पता था कि इस बार उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी ताकत पर नियंत्रण रखा। इस बार उसे युआन याओ की सारी साधना शक्ति की नकल करने में केवल 2.5 मिनट लगे। वह अपने शरीर के भीतर उभरती हुई साधना शक्ति की लहर महसूस कर सकता था। उसका साधना स्तर इतना ऊंचा है कि वह अगले कुटी स्वर्ग को खोल सकता है। युआन याओ से उतरने के बाद उसने तुरंत पिछली बार के स्टार पैलेस के बुजुर्ग की नवजात आत्मा और अभी अभी की ज्ञान संप्रदाय के संरक्षक की नवजात आत्मा को बाहर निकाला और फिर उन्हें पहले से की ज्ञान संप्रदाय के बुजुर्गों के सुनहरे कोर के साथ निगल लिया और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने आदिम आत्मा क्लोन को जागृत किया, जिससे वह पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गया और उसके साथ एक हो गया। अचानक खून की एक भयानक दमघोंटू आभा आकाश में उड़ी, बादलों को चीरती हुई और खून के एक खंभे में तब्दील होकर गुंबद की ओर बढ़ी। झू चेन के शरीर पर 8 दिव्य वलय किसी प्रकार के संकट को महसूस कर रहे थे और वे झू चेन के शरीर को ढकने के लिए अंगूठियों की दिव्य रोशनी की शक्ति का उपयोग करके स्वचालित रूप से प्रकट हुए। इस समय झू चेन का साधना स्तर अभी भी स्वर्गीय गुफा के 8वें स्तर पर है। हालांकि आदिम आत्मा क्लोन के साथ विलय और पंगु के पूर्ण सार रक्त द्वारा पोषित होने के बाद उसकी आभा पूरी तरह से शिलालेख क्षेत्र से टूट गई और सरनी निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर गई। साथ ही उनकी शारीरिक शक्ति भी भयानक स्तर पर पहुंच गई। एक ही मुके की ताकत ही एक पहाड़ को उड़ा सकती है और पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। हालांकि उसी क्षण झू चेन अपने आदिम आत्मा क्लोन के साथ विलीन हो गया। उसी समय एक अवर्णनीय आभा आकाश के पार से उतरी और तुरंत उस पर छा गई। उसकी पीठ पर वर्मिलियन पक्षी के पंख केवल 2 सांसों तक ही टिके रहे, इससे पहले कि क्लेशपूर्ण बिजली ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और ज्वलंत पंख हर जगह उड़ गए। झू चेन को अपने शरीर से तेज तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसके आंतरिक अंग, मांस और कंकाल इस कष्टकारी बिजली से धीरे धीरे टूट रहे हों। धिक्कार है, क्या तुम इतना ही करने में सक्षम हो? झू चेन ने अपने दांत पीस लिए और क्रिम्सन क्लेश बिजली का विरोध करने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे उसके शरीर के बाहर एक वर्मिलियन पक्षी का सजीव प्रेत प्रकट हुआ। यह उनकी जन्मजात वर्मिलियन पक्षी है। प्राचीन क्रूर पक्षियों से विरासत में मिला। उनके पूर्वज की शक्ति एक दिव्य राजा को भी हिला सकती थी। लेकिन फिलहाल ये सिंदूर पक्षी, जिसका जन्म होना तय था, वह भी धीरे धीरे इस लाल क्लेश बिजली के भीतर बिखर रहा था। अध्याय 76 परम ऊर्ध्वपातन, एक पूर्ण परिवर्तन। बूम बूम बूम। झू चेन का जन्मजात वर्मिलियन पक्षी उस लाल रंग की क्लेशपूर्ण बिजली की बमबारी के तहत ढहने लगा। उसका खून वाष्पित हो रहा था, उसका मांस टूट रहा था और यहाँ तक कि उसके अंगों और हड्डियों से होकर गुजरने वाली शिरोबिंदु भी क्लेशपूर्ण बिजली से धूल में तब्दील हो गई थी। क्लेश की बिजली से उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है। क्लेश बिजली स्वर्ग की इच्छा का अवतार है। क्लेशपूर्ण बिजली उसे मारना चाहती थी, जो इस दुनिया के स्वर्गीय दाव के पूरी तरह से चाहने के बराबर था। उसे मिटाओ। मॉर्टल कल्टिवेशन वर्ल्ड में स्वर्गीय दाव बेहद भयानक है, यहाँ तक कि हानली, जो दाव पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच गया है, भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता है। झू चेन का वर्तमान साधना स्तर स्वर्गीय गुफा के 8वें स्तर पर ही है। यद्यपि पंगु के रक्तसार की बूंद, जो अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुई थी, ने उसे एक गठन कृषक की तुलना में कुछ समय के लिए ताकत हासिल करने की अनुमति दी, लेकिन स्वर्गीय दाव की शक्ति की तुलना में यह अभी भी चींटी जितनी कमजोर है। झू चेन ने स्वीकार किया कि उसने स्वर्गीय क्लेश बिजली की शक्ति को कम आंका था। जिस क्षण झू चेन के शरीर में वर्मिलियन बड होली ब्लड की आखिरी बूंद क्लेशपूर्ण बिजली से वाष्पित हो गई, क्लेश बिजली की तीव्रता के तहत उसकी आदिम आत्मा का क्लोन धीरे धीरे उसके मूल शरीर में विलीन हो गया। क्लेश बिजली की बमबारी के तहत उनका जन्मजात वर्मिलियन पक्षी गायब हो गया। जिस क्षण ये 2 दिव्य वलय कुंड प्रकट हुए, उसी समय झू चेन की खेती की आभा भी 2 स्तरों तक बढ़ गई।
लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए झू चेन ने अपनी जन्मजात आत्मा से पंगु के सार रक्त की शेष आधी बूंद को बाहर निकाला, जिसे अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया था, और इसे अपने दहते मांस और रक्त में मिला दिया। पंगु के सार रक्त की इस आधी बूंद से उसके मांस और रक्त को साफ करने के बाद वे नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से पुनर्जीवित होने लगे। हालांकि उसके पास पहले से ही एक पैतृक चुड़ैल की शक्ति थी। इसके अलावा पैतृक चुड़ैल शक्ति का ये निशान उसके अपने शरीर से प्राप्त हुआ था, अन्य पैतृक चुड़ैलों से विरासत में नहीं मिला था। इसके अलावा उन्हें पहले शक्ति का कानून विरासत में मिला था। एक तरह से उन्हें पंगु की शक्ति भी सीधे तौर पर विरासत में मिली। आखिरकार उन पैतृक चुड़ैलों में से किसी को भी शक्ति का नियम विरासत में नहीं मिल सका। अकेले इस दृष्टिकोण से उसकी पृष्ठभूमि पैतृक चुड़ैल की तुलना में एक स्तर अधिक है। वरिष्ठ युआन याओ 1000 मीटर दूर खड़ी थी, भारी भाव के साथ झू चेन को देख रही थी, जिसे कष्टकारी बिजली निगल रही थी और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। झू चेन पर बिजली की भीषण बिजली गिरने के बाद उसने झू चेन को भागने में मदद करने के लिए अपने तरीकों का भी इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उसके द्वारा प्रकट की गई जादुई कलाकृतियां और मंत्र क्लेशकारी बिजली के संपर्क में आने पर तुरंत नष्ट हो गए। अब उसके पास जो कुछ बचा है वह उसका जन्मजात जादुई हथियार है। वह इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या आखिरी बार इस जादुई हथियार का इस्तेमाल किया जाए। बड़ी बहन, ये वरिष्ठ मेरे प्रति दयालु रहा है। युआन याओ खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता। हम इस जीवन में फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख सकते। मुझे बहुत खेद है। युआन याओ ने आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी को अपने हाथ से हटा दिया और उसकी भ्रमित आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। हालांकि जैसे ही वह अंतिम जुआ खेलने के लिए अपने अंतिम हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी, 1 किलोमीटर दूर बिजली के झटके से अचानक एक परिचित आवाज आई। जैसे ही उस शब्द की ध्वनि फैली, कष्टकारी बिजली जो 1000 मीटर दूर वज्रकुंड की तरह मंडरा रही थी, एक साथ एक भयानक शक्ति से टूट गई, बिजली के अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। झू चेन बिजली की रोशनी में नहाते हुए शून्य से बाहर निकला और उसकी आकृति युआन याओ की दृष्टि में फिर से प्रकट हो गई। वह बिजली का बोल्ट अभी अभी ऐसी शक्ति से भरा हुआ था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वरिष्ठ इसकी चपेट में आने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। आसमान से फिर तेज आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी, मानो अनगिनत लोग ऊपर ढोल बजा रहे हों, जिससे गगनभेदी शोर हो रहा हो। आसमान से बिजली का एक और झटका गिरा। यह एक स्वर्गीय क्लेश है जो बिजली के क्लेश से भी अधिक भयानक है। धिक्कार है, बिजली के संकट ने मानवीय रूप ले लिया है। क्या इतनी दूर तक जाना वाकई जरूरी है? उसने सोचा कि अपने परिवर्तन के बाद वह अब इस दुनिया के स्वर्गीय दाव को चुनौती देने में सक्षम है। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत अपना अंतिम कदम उठाया। स्वर्ग का मार्ग स्वयं प्रकट होता है और गड़गड़ाहट से नष्ट हो जाता है। इस स्वर्गीय क्लेश हाथ की शक्ति इतनी महान है कि यह एकीकरण चरण में एक कृषक को तुरंत मार भी सकती है। झू चेन ने युआन याओ की ओर रुख किया। याद रखें कि मैंने अभी आपको क्या कहा था। जी लिंग की अच्छी तरह से सहायता करें और मेरे वापस आने का इंतजार करें। ऐसा कहने के बाद वह एक लंबे इंद्रधनुष में बदल गया और आकाश में उड़ गया और सीधे स्वर्गीय क्लेश के विशाल हाथ की ओर बढ़ गया। जैसे ही झू चेन का आंकड़ा करीब आया, स्वर्गीय क्लेश का विशाल हाथ यह अचानक विस्तारित हुआ, हजारों फीट ऊंचे सुनहरे विशालकाय में परिवर्तित हो गया। उसी समय स्वर्गीय क्लेश का विशाल हाथ स्वर्ग की राजसी शक्ति को लेकर अनगिनत बिजली के टुकड़ों में बदल गया, जिससे आकाश में भरे बादल बिखर गए। अध्याय 77 नवोदित ब्रह्मांड, विलो भगवान का झटका। एक आदर्श दुनिया। स्टोन विलेज लॉग केबिन। जब झू चेन वापस लौटा तो उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। केवल कुछ फटे कपड़ों से ही उसका शरीर बमुश्किल ढका हुआ था। उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था और वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। धिक्कार है, इस नश्वर खेती की दुनिया का स्वर्गीय दाव बस एक जानवर है जो वास्तव में बिजली के क्लेश की शक्ति को एक ही बार में इतना बड़ा देता है। झू चेन ने शाप दिया और गुफा से कपड़ों का एक नया सेट निकाला और उन्हें पहन लिया। फिर उसने अपनी कोहनी से अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे पोंछे। हालांकि वह तब घायल हो गया था जब उसने अपने धर्म शरीर को स्वर्गीय दाव हाथ से टकराने के लिए संघनित किया था, लेकिन अंततः उसने अपना सब कुछ दे दिया और उसे हरा दिया। हालांकि वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि नश्वर खेती की दुनिया में स्वर्गीय दाव की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। इसलिए उस स्वर्गीय दाव हाथ को हराने के बाद वह तुरंत अपनी दुनिया में लौट आया।
लेकिन वह खेती की दुनिया के स्वर्गीय दाव से नहीं डरता था। उसे बस यही लगा कि अब वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वह उसके भाई हान ली की दुनिया थी। यदि वह परेशानी पैदा करना जारी रखता है तो ये कुछ हद तक मुख्य किरदार पर हावी होने जैसा होगा। तभी अचानक पीछे से एक परिचित आवाज आई। ये ठीक है, मुख्यतः क्योंकि यह कोई सफलता हासिल करने से पहले ज्ञान और अनुभव संचय करने का परिणाम है। सबसे पहले उन्होंने वॉर्ड हेवन पैलेस से एज्योर आइस फ्लेम प्राप्त किया, जिसने सीधे उनकी बनिंग तकनीक के स्तर को हेवन रैंक के मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ा दिया और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। दूसरे, उन्होंने लावा पथ के भीतर उग्र सांस को परिष्कृत किया और कुटी स्वर्ग को तोड़ने के लिए उसके भीतर अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। इसके अलावा उन्होंने दो करीबी महिला मित्रों युआन याओ और जीलिंग से भी दोस्ती की। अनेक बच्चे अनेक आशीर्वाद प्रणाली की मदद से उनके साधना स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। इन सभी की तुलना में उनका सबसे बड़ा लाभ ये था कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को दोबारा आकार देने और अपने दिव्य क्षेत्र की एकता में लौटने के लिए स्वर्गीय क्लेश बिजली की शक्ति का उपयोग किया और अपने मौलिक आत्मा क्लोन को अपने सच्चे आत्मा के साथ विलय कर दिया। इस प्रकार अपनी अद्वितीय जन्मजात मौलिक आत्मा को संघनित किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण उसके पास मौजूद वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक गायब नहीं हुई। आखिरकार जलाने की तकनीक को उन्नत करने के लिए उसने पहले से ही प्राचीन वर्मिलियन पक्षी की जन्मजात सच्ची आग का एक अंश बनिंग तकनीक में समाहित कर लिया था। जहां तक उनकी साधना में अचानक वृद्धि के कारण की बात है, ये सब स्वर्गीय क्लेश बिजली के कारण था। जब ये तीन तत्व एकीकृत हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से खोज सकता है। झू चेन का भौतिक शरीर क्लेशपूर्ण बिजली से बिखर जाने के बाद उसके भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और उसकी जन्मजात आत्मा के अपने सही स्थान पर लौटने की प्रक्रिया ने उसे इस चरण को पूरा करने में पूरी तरह से मदद की। इसे गुप्त वरदान माना जा सकता है। हालांकि उनका वर्तमान साधना स्तर शिलालेख क्षेत्र में है, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति पहले ही एरे फॉर्मेशन क्षेत्र से आगे निकल चुकी है। यहाँ तक कि जब एक आदरणीय क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करना पड़ता है तब भी उसे विश्वास होता है कि वह उन्हें हरा सकता है। तुम्हारे भीतर की दुनिया थोड़ी अजीब लगती है। क्या तुम इसे मेरे सामने प्रकट कर सकते हो ताकि मैं इसे देख सकूं? लियू शेन को पता था कि झू चेन के पास कई रहस्य हैं, इसलिए उसने उसकी खेती में अचानक वृद्धि के कारण की गहराई से जांच नहीं की। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया और उससे गुफा स्वर्ग के बारे में पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि जब वह अभी झू चेन का अवलोकन कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी गुफाओं की दुनिया दूसरों से कुछ अलग लग रही थी। लियू शेन के अनुरोध का सामना करते हुए झू चेन ने स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लियू शेन को अपनी अनोखी आंतरिक दुनिया के बारे में बताया। क्योंकि वह जानता था कि शी हाओ ने 10 गुफा स्वर्ग खोले थे, फिर भौतिक गुफा स्वर्ग को मिला दिया और फिर सभी गुफा स्वर्ग को एक में एकीकृत किया, इसे एक अद्वितीय गुफा स्वर्ग में संघनित किया। हालांकि लियू शेन के अगले वाक्य ने झू चेन की आंखें तुरंत चौड़ी कर दी। नवजात ब्रह्मांड का रूप गुफा के भीतर प्रकट हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में एक ब्रह्मांडीय गुफा खोलेंगे। ब्रह्मांडीय कुटी स्वर्ग, ये कैसा कुटी स्वर्ग है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैंने इस कुटी स्वर्ग को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन अमर युग के सुदूर प्राचीन युग में किसी ने एक बार खुद को परिष्कृत करने, अमर ऊर्जा के 3 पहलुओं को विकसित करने और अपने समकालीनों के बीच खड़े होने के लिए अमरता के बीज के रूप में एक छोटे से ब्रह्मांड का उपयोग किया था। उन्होंने इसे गुफा में पूरा किया, जिससे पता चलता है कि उनकी क्षमता निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी से अधिक है। इस समय विलो देवी ने उसे एक और कीमती हड्डी भेंट की। ये बहुमूल्य हड्डी काउजी तलवार मैनुअल थी, जिसे उन्होंने पहले लियू शेन को समझने के लिए उधार दिया था। मैंने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है और इसकी शक्ति काफी है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तलवारबाजी का सही अर्थ समझना होगा। हुओ लिंगर चला गया। उनके जाने के तीसरे दिन अग्नि सम्राट व्यक्तिगत रूप से एक समूह को स्टोन विलेज तक ले गए और अग्नि आत्मा को ले गए। तथ्य यह है कि फायर सम्राट इस जगह को ढूंढने में सक्षम था। इसका मतलब है कि उसे पता होना चाहिए कि वह और हो लिंग हमेशा यहाँ थे। जब दूसरा पक्ष शिकुन आया तो उन्होंने लियू शेन को देखा होगा। लियू शेन के साथ हुओ लिंग की सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है, तो फिर हुओ हुआंग ने हुओ लिंग को जबरन क्यों ले लिया? अग्नि सम्राट ने जाने से पहले आपके लिए एक पत्र छोड़ा था। जैसे ही झू चेन गहरी सोच में थी, लियू शेन ने एक और पत्र दिया।
झू चेन ने इसे खोला और देखा, तभी उसे इसका कारण पता चला कि हो लिंग र को क्यों ले जाया गया था। ये पता चला कि 100 ब्रोकन माउंटेन स्मॉल वर्ल्ड खुलने वाला है और फायर सम्राट चाहता है कि वह और हो लिंगर प्रशिक्षण के लिए 100 ब्रोकन माउंटेन जाएं। पत्र के अंत में अग्नि सम्राट का एक विशेष निर्देश था। दूसरे पक्ष को भी उम्मीद थी कि पत्र देखने के बाद वह तुरंत बुटियन मंडप में जाएगा और वहां के मार्ग से बैदवान पर्वत में प्रवेश करेगा। जब झू चेन ने ये देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसकी वर्तमान ताकत के साथ 100 ब्रोकन माउंटेन में प्रवेश करना पूरी तरह से सफल होगा। अध्याय 78 विलो देवी, इन अंतहीन वर्षों में क्या कभी कोई आपके साथ चला है? दरअसल जब झू चेन दूर था, उस दौरान शी गांव में कुछ और ही हुआ था। शी हाओ, जो पहले दूसरी पैतृक भूमि पर गया था, अपने साथ समान उम्र के एक शी कबीले के लड़के को लेकर वापस आ गया है, जिसके बारे में बात करते हुए शी हाओ काफी जिद्दी है। झू चेन ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके माता पिता बुलाओ माउंटेन में थे और बाद में उसने लियू शेन से इसकी पुष्टि की। लेकिन अंत में ये लड़का फिर भी दूसरी पुश्तैनी जमीन देखने जाने की जिद पर अड़ा रहा। हालांकि उनकी यात्रा इसके पुरस्कारों के बिना नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण शी क्विंगफेक को बचाने के अलावा उसे अप्रत्याशित रूप से ये भी पता चला कि रेन कबीला उसका शिकार करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने आते जाते रास्ते में कई प्राचीन प्रजातियों का शिकार किया, जिससे उनकी खेती में काफी सुधार हुआ। वापस लौटने के कुछ ही समय बाद वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में घुस गया और एक ही बार में 3 गुफा स्वर्ग खोल दिए, जिसने स्टोन विलेज के ग्रामीणों को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद में विलो भगवान की मदद से वह मायावी देवताओं के दायरे में चला गया, जहां उसने रिकॉर्ड तोड़े और अपना नाम बनाया। दुर्भाग्य से ये बच्चा बहुत लापरवाह था और बाद में एक पत्थर की गोली तोड़ने के कारण उसे शून्य भगवान क्षेत्र से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि झू चेन के पास पहले से ही 10 भयंकर खजाना तकनीकों में से 2 हैं। कोई भी कभी नहीं सोचता कि उनके पास बहुत अधिक खजाना तकनीकें हैं, इसलिए उसे निश्चित रूप से स्वर्ग सुधार मंडप की यात्रा करनी होगी। वह एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन अंततः वह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका जो वह लंबे समय से जानना चाहता था। ये सुनकर लियू शेन स्पष्ट रूप से अचंभित रह गए। सचमुच? तो फिर तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। मैं अब जा रहा हूँ। जब मैं स्वर्ग में सीधा खड़ा हो जाऊंगा और आपके साथ चलने का अधिकार पा लूंगा, तो मैं वापस आऊंगा और आपसे वह प्रश्न फिर से पूछूंगा। झू चेन को विलो गॉड के उत्तर की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन शब्दों को छोड़ने के बाद उन्होंने गुफा से स्वर्गीय घोड़ा रथ निकाला और स्टोन विलेज छोड़ दिया। लियू शेन घर के बाहर खड़ी थी, अपना सिर हिला रही थी और उस दिशा में देख रही थी जहां झू चेन गया था। पहली बार उसके आमतौर पर ठंडे और अलग थलग चेहरे पर भावनाएं झलकी। झू चेन ने बार बार कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाक्यांश का उल्लेख किया और वह दूसरे को समझ गई व्यक्ति का इरादा बिल्कुल ठीक है। यदि वे समुद्र के दूसरी ओर नहीं जा सकते, तो वे अंततः समय की लंबी नदी में मुट्ठी भर धूल में बदल जाएंगे और हमेशा के लिए अंधेरे में गिर जाएंगे। झू चेन इस बात से अनजान थी कि लियू शेन उस पल क्या सोच रहा था। स्टोन विलेज और बुटियन पवेलियन दोनों उजाड़ क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन वे 1 लाख मील की दूरी पर अलग हैं। झू चेन की गति से बुटियन मंडप तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। क्योंकि उसने बहुमूल्य तकनीकों और ग्रास स्वॉर्ड मैनुअल का अध्ययन करने की योजना बनाई थी जो लियू शेन ने उसे स्वर्ग सुधार मंडप के रास्ते में दी थी। यदि ये 4 बहुमूल्य तकनीकें विलो डिवाइन तकनीक, ट्रू फीनिक्स ट्रेजर तकनीक, ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड मैनुअल और 6 पाथर्स पुनर्जन्म हेवनली आर्ट बाहरी दुनिया के लिए उपलब्ध कराई गई, तो उनमें से प्रत्येक की विभिन्न धार्मिक ताकतों द्वारा अत्यधिक मांग की जाएगी। यदि उन अमर संप्रदायों को इसके बारे में पता होता, तो शायद वे इतने ईर्ष्यालु होते कि खून की उल्टी कर देते। विलो गॉड मेथड और ट्रू फीनिक्स ट्रेजर टेक्निक मुख्य रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में निर्वाण विधि का उपयोग करते हैं। झू चेन को पहले विलो भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और मूल सच्ची व्याख्या की सहायता से उनके लिए उन्हें समझना मुश्किल नहीं था। 6 पथ पुनर्जन्म स्वर्गीय तकनीक सुप्रीम हॉल से विरासत में मिली तकनीक है। इस तकनीक में सुप्रीम हॉल के लगातार दाव मास्टर्स की अंतर्दृष्टि और अनुभव शामिल हैं, और झू चेन की प्रतिभा के साथ उनके लिए इसे सीखना मुश्किल नहीं होगा। एकमात्र पेचीदा है ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड तकनीक। हालांकि लियू शेन ने उसे पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे कि उसे इस तकनीक के रहस्यों को समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में तलवार के इरादे का उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन अंततः उसने आवश्यक बातों को समझ लिया।
कुछ लोग तलवारबाजी के सार को अचानक एक पल में समझ सकते हैं। फिर भी कुछ लोग अपना पूरा जीवन इसका एक अंश भी समझे बिना ही गुजार देते हैं। झू चेन ने पहले अजेय पथ के माध्यम से मुट्ठी तकनीकों के सार के बारे में अप्रत्याशित ज्ञान प्राप्त किया था और एक अजेय मुट्ठी शैली विकसित की थी। एक मुक्का शून्य को चकनाचूर कर सकता है और एक मुक्का तारों को हिला सकता है। एक बार महारत हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य को पार करते हुए एक ही मुक्के से समय की नदी को भी काट सकता है। उसके बाद पुनर्जन्म के 6 पथ स्वर्गीय तकनीक सीखने में और 5 दिन लग गए। हालांकि उन्होंने काओजी जियान जुए एक मार्शल आर्ट मैनुअल को समझने की कोशिश में पूरे 2 दिन बिताए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इस समय झू चेन को अचानक हान ली की याद आई। इस लड़के का जन्मजात जादुई हथियार एज्योर बैम्बू बी क्लाउड तलवार है और वह जिस खेती तकनीक का अभ्यास करता है वह एज्योर ओरिजिन स्वॉर्ड मैनुअल है, इसलिए उसे तलवार के इरादे की कुछ समझ हो सकती है। ये सोचकर उसने तुरंत चैट ग्रुप खोला और हान ली को ग्रुप में टैग कर दिया। झू चेन एट हान ली, क्या साथी दाओवादी हान वहां है? हालांकि झू चेन को आश्चर्य हुआ। तलवार के इरादे और तलवारबाजी के बारे में हान ली की समझ पूरी तरह से कच्ची और अश्लील थी। चाहे वह तलवार की तकनीक हो, तलवार की विधि हो या तलवार का निर्माण हो, वे सभी अपनी तीक्ष्णता और मात्रा की विशेषता रखते हैं। जब तक किसी की दिव्य भावना दूसरों की तुलना में अधिक उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तब तक वह दुश्मन की चालों का अनुमान लगा सकता है और उन्हें एक पल में हरा सकता है। संक्षेप में, जो अधिक तलवारों को नियंत्रित कर सकता है और जिसकी तलवारें बेहतर गुणवत्ता की हैं, वह सबसे शक्तिशाली है। अध्याय 79 कियान रेनिक्स्यू को देखना, जिसकी तलवार का इरादा सबसे सर्वोच्च है। हान ली, साथ ही दाओवादी झू, आप तलवारबाजी और तलवार के इरादे के बारे में मेरी समझ के बारे में क्या सोचते हैं? झू चेन, आपकी समझ अच्छी है, लेकिन कृपया अगली बार इस तरह के सुझाव न दें। हान ली की तलवारबाजी और तलवार के इरादे की समझ को सुनने के बाद झू चेन उसके द्वारा लगभग भटक गया था। धिक्कार है, दुश्मन को दबाने के लिए तलवारों की मात्रा और गुणवत्ता का उपयोग करना, जब भी उपलब्ध हो तलवार चलाना और जब भी संभव हो तलवार संरचनाएं स्थापित करना, हमलों की बौछार पर ध्यान केंद्रित करना, क्या इसे तलवार का इरादा कहा जा सकता है? आप उन ईमानदार लोगों को कचरा गियर के साथ धमकाने के लिए अपने शीर्ष स्तरीय गियर का उपयोग कर रहे हैं, है ना? जियोयान, भाई झू, मुझे याद है आपने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। अब आपने इसका उपयोग कैसे शुरू कर दिया? झू चेन, मैंने अभी एक तलवार मैनुअल प्राप्त किया है और इसकी शक्ति काफी है। हालांकि इस तकनीक को समझने के लिए मुझे तलवार की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक के रूप में इरादा। मैंने पहले कभी तलवार नहीं छुई है, इसलिए मैं किसी से बात करना चाहता था और उससे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। अब चूंकि चैट समूह ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन पर वह विश्वास कर सकता है, इसलिए जब वह बोलता है तो उसे अधिक चिंताएं नहीं होती हैं। जियोयान, तलवारें आग की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब भी तुम्हें आग से खेलना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच कहूं तो जब से मैंने प्रारंभिक सच्ची विधि सीखी है, मैंने खुद को आग से निपटने में अविश्वसनीय रूप से कुशल पाया है। जियोयान ने आत्मविश्वास से समूह चैट में एक संदेश भेजा। उसका मुंह मुस्कुराने से लगभग टेढ़ा हो गया। कुछ दिन पहले पुराने मेडिसिन मास्टर की मदद से उन्होंने वॉर्ड हेवन पैलेस के आंतरिक हॉल में एज्योर आइस फ्लेम को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। इसने न केवल जलाने की तकनीक को उन्नत पृथ्वी रैंक तक पहुंचाया, बल्कि उसकी खेती में भी काफी वृद्धि हुई। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मूल उपन्यास के कथानक का अनुसरण करें, तो वह अभी केवल 6 या 7 सितारा डूशी होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एज्योर आइस फ्लेम के साथ वह एज्योर लोर्ड्स अर्थ कोर फ्लेम और पर्पल क्रिस्टल विंग लान किंग की जानवर की आग को मिलाकर एक 3 रंग का अग्निकमल बनाने में सक्षम था। जियोयान ने पहले 4 रंगों वाले अग्निकमल की शक्ति का अनुभव किया था और इसने एक ही बार में पूरी पर्वत श्रृंखला को उड़ा दिया था। याओ लाओ के अनुमान के अनुसार इस 4 रंग के अग्निकमल की शक्ति निम्न स्तरीय स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल के बराबर है। यहाँ तक कि एक डूजून विशेषज्ञ भी इस तरह के झटके से मारा जाएगा या अपंग हो जाएगा। झू चेन, मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि आग से कैसे खेलना है। अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तलवार के इरादे और तलवार के तरीके को समझता हो। जियोयान, यह अफसोस की बात है। मैं तलवारों के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हालांकि आपने पिछली बार जो बॉडी रिफाइनिंग पिल्स मांगी थी,
उसके एक बैच को मैंने पहले ही परिष्कृत कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अभी आपके पास भेजूं? ये शरीर शोधन करने वाली गोलियां अब उसके लिए बहुत प्रभावी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें होलिंग ग्रह के लिए कुछ उपयोगी होना चाहिए। हम लगभग स्वर्ग सुधार मंडप पर हैं, और होलिंग ग्रह वहां है। शायद ये शारीरिक शोधन गोलियां उसके साधना स्तर को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी। लिंडोंग, भाई छू, मुझे लगता है कि यदि आप तलवारबाजी और तलवार के इरादे के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप भाई वांग लिन के पास जा सकते हैं। उनकी खेती इतनी ऊंची है, उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने अमर तलवार को शक्ति प्रदान करने और उसे बलपूर्वक काटने के लिए या तो तलवार से काटा या शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का इस्तेमाल किया। तलवारबाजी के सार का बिल्कुल भी पता नहीं है। कियान रेनिक्स्यू, समूह के मालिक, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको तलवार चलाना और तलवार चलाना सिखा सके, तो मेरे पास कोई है जिसकी मैं सिफारिश कर सकता हूँ। क्या आपकी रुचि होगी? जैसे ही झू चेन विचार कर रहा था, कियान रेनिक्स्यू, जिसने लंबे समय से समूह चैट में बात नहीं की थी, ने अचानक एक टिप्पणी पोस्ट की। झू चेन, आप चेन शिन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? झू चेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि कियान रेनिक्स्यू ने किसकी सिफारिश की थी। दुलुओ दुनिया में, अगर हम तलवारबाजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद केवल तलवार दुलुओ चेन शिन है। कियान रेनिक्स्यू, हाँ, ये वही है। मैं जानता हूँ कि आपकी ताकत को देखते हुए आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ तलवार के इरादे और तलवारबाजी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम हो सकता है। कियान रेनिक्स्यू एक बार सुकिंघे की आड़ में निंग फैंगजी का शिष्य बन गया। निंग फैंगजी के परिचय के माध्यम से उन्हें सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के स्वॉर्ड दुलुओं से कुछ बार मिलने का अवसर मिला। उनकी नज़र में चेन शिन की ताकत सबसे मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन तलवारबाजी में उनकी महारत पहले ही एक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि आत्मशक्ति का उत्सर्जन किए बिना या मार्शल सोल का उपयोग किए बिना, प्रतिद्वंद्वी की मात्र उपस्थिति म्यान से निकाली गई एक अद्वितीय तलवार की तरह है, जिसका तेज जबरदस्त है। झू चेन, ये चेनशिन वास्तव में एक कुशल तलवारबाज है। मैं जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। झू चेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। हालांकि दुलुओ दुनिया का विमान स्तर ऊंचा नहीं है, फिर भी इसमें काफी प्रतिभाशाली लोग हैं। तलवारबाजी में प्रतिद्वंद्वी का कौशल निश्चित रूप से उच्च स्तरीय काल्पनिक दुनिया या अमर दुनिया में तलवार चलाने वालों की तुलना में कमजोर नहीं है। झू चेन वर्तमान में तलवार के लिए बेताब है, और चूंकि इस समय कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वह बस डुलुओ वर्ल्ड में चला गया। कियान रेनिक्स्यू सर्प स्पीयर डुलुओ और शाही डुलुओ को बर्फ और आग वाले यिन यांग कुएं के स्थान की ओर ले जा रहा था। कुछ दिन पहले हान ली समूह चैट में उससे निजी तौर पर संपर्क किया और कहा कि आइस एंड फायर यिन यांगाई में अमर जड़ी बूटियां कटाई के लिए तैयार हैं। अपने साथी समूह के सदस्यों की मदद करने के लिए और इस अनोखी और शुभ जगह को देखने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से 2 भरोसेमंद दुलुओं को यहाँ ले आई। तभी एक सुंदर युवक शून्य से बाहर निकला और कियान रेनिक्स्यू के सामने खड़ा हो गया। युवा गुरु की रक्षा करें। सर्प स्पीयर दुलुओ प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने अपना भाला बाहर निकाला, जिसकी नोक चांदी के सांप की तरह तेज सीधे झू चेन की ओर लगी। उसी समय शाही डुलुओ ने कियान रेनिक्स्यू को अपने पीछे ढाल लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 9 स्पिरिट रिंग्स प्रकट कर दी। डिंग, झू चेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से उस भाले की नोक को पकड़ लिया जिसे सर्प भाला डुलुओ अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से उस पर जोर से मार रहा था। थोड़े से प्रयास से उसने भाले को हजारों मीटर दूर उड़ा दिया और अंततः उसे एक ऊंचे पेड़ में मजबूती से स्थापित कर दिया। भाला हिंसक रूप से कांप रहा था। क्या सर्प स्पीयर डुलुओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके कांपते हाथों को देखकर उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व सदमा दिखाई दिया। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, शाही डुलुओ अपनी अंतिम चाल चलने ही वाला था, लेकिन उसके पीछे कियान रेनिक्स्यू ने उसे रोक दिया। रुको, वह मेरा दोस्त है। अध्याय 80। हाउटियन हथौड़े को नंगे हाथों से कुचलना, कियान रेनिक्स्यू की भव्य महत्वाकांक्षा। क्या वह आपका दोस्त है, युवा मास्टर? सर्प स्पीयर डुलुओ और शाही डुलुओ दोनों एक ही समय में घूमे, उनकी आंखें भय से भर गईं। हेवन डू साम्राज्य में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में कियान रेनिक्स्यू के समय में वे दोनों हमेशा गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे थे। वे ठीक ठीक जानते थे कि वह किससे जुड़ी है, लेकिन उन्होंने इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युवक को पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो। कियान रेनिक्स्यू ने सर्प स्पीयर डुलुओ और शाही डुलुओ को सिर हिलाया
फिर कुछ सुंदर कदम उठाए और झू चेन के सामने खड़े होकर धीरे से पूछा, क्या आप झू चेन हैं? उस रहस्यमय चैट समूह में शामिल होने के बाद से उसने कई बार कल्पना की थी कि झू चेन कैसा दिखता होगा। उसने एक लंबी चमचमाती सोने की महल की पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके पीछे लापरवाही से लिपटे हुए थे, बिना कंघी किए हुए, जो उसकी साफ महल की पोशाक के साथ एक अद्भुत विरोधाभास पैदा कर रहे थे। इससे उसे अव्यवस्थितता का एहसास हुआ, लेकिन उत्कृष्ट परिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव उत्पन्न हुआ। दरअसल आप इस तरह काफी अच्छे दिखते हैं। हर समय एक आदमी होने का दिखावा क्यों करते हैं? मात्र हेवन डू साम्राज्य के लिए आपको खुद को इस तरह अपमानित करने की जरूरत नहीं है। हेवन डू साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए कियान रेनिक्स्यू ने खुद को एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न किया, लेकिन उनकी नजर में चैट समूह से कुछ अच्छी खेती तकनीकों को डाउनलोड करके दूसरा पक्ष आसानी से डुलुओ महाद्वीप में प्रवेश कर सकता था। अब इन छोटी मोटी युक्तियों का सहारा लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। छल और धोखे से छीने गए अधिकार टिक नहीं सकते। केवल ताकत से जीता गया राज्य ही सभी प्रतिद्वंद्वियों को दबा सकता है और दुष्टों को रोक सकता है। झू चेन ने कियान रेनिक्स्यू के साथ उदारतापूर्वक अपने विचार साझा किए। हालांकि कियान रेनिक्स्यू की अपनी राय थी। उनका मानना था कि बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करना आसान है, इसके परिणामस्वरूप कई सोल मास्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यदि युद्ध छिड़ गया तो यह अनिवार्य रूप से डुलुओ दुनिया में सभी जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक पीड़ा का कारण बनेगा। वह यही नहीं चाहती थी। हालांकि उसके लिए खुद को जू किंगे के रूप में प्रच्छन्न करना और सम्राट सुये के पक्ष में घुसपैठ करना परेशानी भरा है, और कभी कभी उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है। इससे कई हताहतों से बचा जा सकता है, क्योंकि जब तक सम्राट सुये का निधन हो जाता है, वह आसानी से हेवनडू साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन सकती है। उस समय उनका स्पिरिट हॉल खून की एक बूंद बहाए बिना या एक उंगली उठाए बिना हेवनडू साम्राज्य पर कब्जा करने में सक्षम होगा। कियान रेनिक्स्यू की इच्छा शांतिपूर्ण तरीकों से स्पिरिट हॉल को डुलुओ विश्व में एकमात्र शक्ति बनाने की है, जिससे पूरा महाद्वीप एकजुट हो सके। इस तरह स्टारलुओ साम्राज्य और हेवनडू साम्राज्य जैसे देश, जिनके अपने राजवंश हैं, हमेशा के लिए शत्रुता समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वह मौजूदा परिवार व्यवस्था और संप्रदाय व्यवस्था को भी खत्म करना चाहती है और डुलुओ महाद्वीप को एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग में बदलना चाहती है। उस समय उन शाही रिश्तेदारों और रईसों के पास भरोसा करने के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, और परिवार के सदस्यों के पास भरोसा करने के लिए कोई संबंध नहीं होंगे। हर कोई एक ही बिंदु से शुरू करेगा। निष्पक्ष और न्याय संगत। आपका आदर्श ऊंचे हैं। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। ये देखकर कि कियान रेनिक्स्यू ने अपनी राय पर जोर दिया, झू चेन ने और कुछ नहीं कहा। कियान रेनिक्स्यू से हेवन डू साम्राज्य के आसपास के क्षेत्र का स्थलाकृत एक मानचित्र प्राप्त करने के बाद वह सीधे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल जाने के लिए तैयार हुए। 5वीं आत्मा कौशल, थंडरस एक्सप्लोसिव स्मैश। थंडर स्पीयर और ग्रेट हैमर टकराए, चिंगारियां उड़ी और पूरे सूर्यास्त वन में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। सर्प स्पीयर डुलुओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने बल को हटाने के लिए भाले का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाउटियन की नौ-निरपेक्ष तकनीकें। ट्रेमर। जंगल की गहराइयों से एक गुस्से भरी आवाज आई, जिसमें दम घोंटने वाली हत्या का इरादा था, जिसने झू चेन, कियान रेनिक्स्यू और अन्य को घेर लिया। बर्फीली आभा तेजी से फैल गई। यह क्षेत्र की शक्ति है। सर्प भाला डुलुओ को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका भाला किसी भयानक शक्ति द्वारा दबाया जा रहा हो। उसका शरीर कांपने लगा। उसने मुंह से खून उगल दिया और उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। सर्प स्पीयर डुलुओ को नष्ट करने के बाद हाउटियन हैमर ने झू चेन और कियान रेनिक्स्यू पर अपना निरंतर हमला जारी रखा। अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और अजय हाउटियन हैमर को पकड़ लिया। मैं तुम्हें ढूंढते हुए भी नहीं आया था, लेकिन तुम सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। स्पिरिट हॉल, आज मैं तुम्हारे साथ चीजें सुलझा लूंगा। इस समय भूरे रंग का लबादा पहने और बड़ी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी बर्फ और आग येन यांग आय की दिशा से बाहर आया। प्रत्येक कदम के साथ वह आगे बढ़ता, एक चमकदार आत्मा की अंगूठी उसके शरीर पर प्रकट होती, धीरे धीरे उसके पैरों के तलवों में धंसती, एक भयानक आभा उत्पन्न करती। पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल, कुल 9 स्पिरिट रिंग। वह क्षण जब वह आखिरी लाल स्पिरिट रिंग सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई, सर्प स्पीयर डुलुओ और शाही डुलुओ के दिल अचानक एक पल के लिए रुक गए। मार्शल सोल क्लियर स्काई हैमर है और डुलुओ शीर्षक में 9 स्पिरिट रिंग हैं,
जिनमें से अंतिम 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग है। उनकी स्मृति में केवल एक ही व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं। वह तांग हाओ हाओटियन दुलुओ था जिसने स्पिरिट हॉल के पोप कियान जुंजी को मार डाला था। वह तांग हाओ है। युवा मास्टर, हम दोनों उसे कुछ देर के लिए रोकेंगे और आप पहले जाने का मौका पा सकते हैं। सर स्पीयर दुलुओ ने गंभीरता से निर्देश देते हुए कहा कि वह और शाही दुलुओ मौत से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उसने अभी तक उन तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है और वह नहीं जानती कि क्या वह तांग हाओ से निपट सकती है। तभी झू चेन ने हाओटियन हैमर को अपने हाथ में कुचल दिया। पफ, अपनी मार्शल भावना के चूर हो जाने के कारण तांग हाओ मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और मुंह से काला खून उगलने लगा। क्लियर स्काई हैमर दुनिया का नंबर 1 हथियार है। इसे किसी के नंगे हाथों से कैसे कुचला जा सकता है? उसने झू चेन के पैरों पर खड़े हाउटियन हैमर को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जो अब सिर्फ हैंडल तक सीमित रह गया था, पूरी तरह से सुन्न और उसका दिमाग खाली था।